क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं, जिनको क्रमशः मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशीय क्वांटम संख्या जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या द्वितीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या व अंतिम स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को अपने दर्शाते हैं n से। दर्शाने का जो अक्सर काम में लिया जाता है वो n से। तो मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताती है। जैसे ये कोई नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लो ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है और ये मान लो चौथी कक्षा है। इसी प्रकार कक्षाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये n बराबर है, जैसे इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ मैं, नाभिक को न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। ये पहली कक्षा है तो n बराबर 1 है, दूसरी कक्षा है तो n बराबर 2 है, तीसरी कक्षा है तो n बराबर 3 है, चौथी कक्षा है तो n बराबर 4 है, पांचवी कक्षा है तो n बराबर क्या है 5 है। पहली कक्षा को अपने दर्शाते हैं k से, दूसरी को k l m n o p, इस प्रकार से। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n की स्क्वायर। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने के हैं वो ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n की स्क्वायर। पहली कक्षा है n बराबर 1 है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 × 1 की स्क्वायर। तो कितने हो जाएंगे, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में n बराबर 2 है तो 2 × 2 की स्क्वायर, 2 2 4 2 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 × n की स्क्वायर है, n का मान 3 रखोगे तो 2 × 3 की स्क्वायर, 3 3 9 2 18। तीसरी कक्षा में 18, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 2n की स्क्वायर सूत्र होता है, n का मान 4 रखा तो 2 × 4 की स्क्वायर, तो 4 चौका 16 2 32। पांचवी कक्षा में इसी प्रकार से 2n की स्क्वायर सूत्र लगाओगे तो ये आ जाएगा 5 5 या 25 2 50। इसी प्रकार छठी कक्षा में 6 6 37 2 72, सातवीं में 7 7 49 2 98, आठवीं में 8 8 64 2 128। इस प्रकार से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। n का मान पता हो तो कैसे 2n की स्क्वायर से। यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कक्षा में, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं वो सूत्र होता है 2n की स्क्वायर। n है वो आपको ऊर्जा के बारे में भी बताता है, ऊर्जा एनर्जी, क्योंकि आप जानते हो एनर्जी का सूत्र क्या होता है, En बराबर -z² n की स्क्वायर इंटू 2 पाई की स्क्वायर me⁴ की स्क्वायर होता है। और इसके मान पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है, और m का मान पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ई इलेक्ट्रॉन प्रावेश है जिसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। H प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान 6.626 × 10⁻34 होता है जूल इंटू सेकेंड में। तो ये मान अपने रख दिए जाएं तो इस सूत्र का स्वरूप क्या होगा कि En बराबर -z² n की स्क्वायर इंटू 13.6 यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये ऊर्जा आ जाएगी। और यदि हाइड्रोजन, ये जेड एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना होता है 1,
हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 होता है और Z का मान हाइड्रोजन के लिए 1 रख दें तो En का मान क्या आ जाएगा कि -13.6 अपॉन n की स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी हाइड्रोजन के लिए En बराबर -13.6 अपॉन n की स्क्वायर। यदि मान लो कि पहली कक्षा n बराबर 1 है, नाभिक जैसे मान लो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा n बराबर 1 है, ये दूसरी कक्षा है n बराबर 2, तीसरी कक्षा है n बराबर 3, चौथी कक्षा है मान लो n बराबर 4, पांचवी कक्षा है n बराबर 5। पहली कक्षा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी En बराबर क्या होती है 13.6 अपॉन, हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो n की स्क्वायर, तो -13.6 अपॉन n, पहली कक्षा है तो n का मान 1 आ गया तो इतनी आ जाएगी, 1 की स्क्वायर का भाग देंगे। दूसरी कक्षा है तो E2 का मान क्या हो जाएगी, पहली कक्षा है तो E1 आ जाएगी, E2 का मान क्या होगा -13.6 अपॉन n की स्क्वायर है और n क्या है 2 का भाग दे देंगे तो 13.6 अपॉन 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर का मतलब 4, 4 का भाग देंगे तो यह मान आएगा, यानी कि 2 की स्क्वायर का भाग दे दो, 4 का भाग दे दिया तो मान आएगा 3.4। इसी प्रकार E3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा -13.6 अपॉन 3 की स्क्वायर यानी कि 9, तो -13.6 में 9 का भाग दे दो तो यह आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार E4 का मान कितना आ जाएगा -13.6 अपॉन 4 की स्क्वायर, तो -13.6 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा 0.85, 13.6 3.4 1.5 1.85। इसी प्रकार से आगे आएगा वो 0.54 होगा माइनस में, तो ये सभी डाटा हैं वो माइनस की हैं। तो यानी कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही हैं, पहले 13.6 थी, फिर 3.4 हो गई, फिर 1.51 हो गई, फिर -0.85 हो गई, फिर -0.54 हो गई। इस प्रकार से ऊपर जा रही हैं, वैसे वैसे ऊर्जा है वो बढ़ रही है। और यदि मान लो E बराबर क्या आ जाए, n बराबर अनंत आ जाए, अनंत के लिए निकालेंगे तो E5 के लिए तो ये आ गई है -13.6/5 की स्क्वायर का मान ही आएगा। अनंत के लिए निकाल दें, n का मान अनंत आ जाए तो -13.6 अनंत की स्क्वायर, अनंत की स्क्वायर का भाग दें तो ये मान क्या आएगा 0। तो कुल मिलाकर ऊर्जा है ऊपर जाने पर, जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे वैसे एनर्जी है, जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। n का मान बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और अधिकतम ऊर्जा होती है वो क्या होती है 0। E मैक्सिमम क्या होती है 0। E मैक्सिमम 0 है, इसका मतलब बाकी अन्य डाटा है वो किस में है, माइनस में है। 0 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इसका मतलब बाकी सभी डाटा है माइनस में। जितना ज़्यादा माइनस है इसका मतलब एनर्जी कम है। ये -13.6, ये -3.4 है, यानी कि -3.4 -13.4 से बड़ी है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है यानी कि n के मान बढ़ते जा रही हैं, एनर्जी है वो बढ़ती है। और एनर्जी का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा के बारे में बताती है। इसके बाद में बताएं कि मुख्य क्वांटम संख्या वेग के बारे में भी बताती है। अब वेग के बारे में कैसे बता सकती है, क्योंकि वेग क्या होता है, आपने नील्स बोर की 2 धारणा पढ़ी होगी। पहले तो ये कई बार इसके अंदर थोड़ा सा बता दें आपको, n1 से n2 में कोई जाए तो इनका अंतर होता है, वो इधर वाले इस ऊर्जा में से ये ऊर्जा घटा दो तो -3.4 में से 13.6 घटाओगे तो ये आता है कितना 10.2। ये गैप होता है वो 10.2 होता है, ये गैप होता है वो 12.1 होता है लगभग। 13.6 में से 1.5 घटा दो तो ये आ जाएगा 12.1। 10.6 12.1, ये आ जाएगा 12.75 और ये आ जाएगा 13.06। यानी कि पहले गैप बड़ा होता है, इसका गैप देखो बहुत ही कम है।
यानी कि 10 के बाद में गैप 2 ही बड़ा है, 12 ही हुआ है। इसका मतलब ये दो गैप बहुत छोटा होता है ये, लेकिन बनाने में अपने नहीं देखा गया ये गैप बड़ा होता है, ये गैप और छोटा होता है, ये गैप बहुत ही छोटा होता है और ये गैप और ज़्यादा छोटा होता है। यानी कि एनर्जी का गैप है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कि N1 में कोई इलेक्ट्रॉन है उसको N2 में जाना है, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 10.2। N2 वाले को N3 में जाना है, N2 वाले को N3 में जाना है, तो इनका गैप ही देखना पड़ेगा। तो इनका गैप कितना है, लगभग ये मान लो कि 1.5 और 3.4, तो ये गैप बहुत ही छोटा हो गया। तो इसका यानी कि 1.5 और 3.5 का तो लगभग 1.9 का ही गैप है। और इसके बाद के अंदर और ही छोटा हो गया, इनका गैप देखो, इनका गैप बिल्कुल छोटा है, यानी कि -1.51 और तो ये लगभग आ गया 0.76 का गैप ये गैप है वो कितना है, 0.76 का ही गैप है। यानी कि और ज़्यादा छोटे होते जाते हैं, लास्ट में तो क्या होते जाते हैं, बहुत छोटे, नज़दीक होते जाते हैं इस प्रकार से। यानी कि ऊपर जाने पर एनर्जी के गैप है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मुख्य क्वांटम संख्या वेग के बारे में भी बताती है, क्योंकि वेग का सूत्र क्या होता है, अपने नील्स बोर की प्रथम उदाहरणा पड़ी थी। नील्स बोर की पहली उदाहरणा थी कि mv² बराबर kZe²/r। दूसरी उदाहरणा थी कि mvr बराबर क्या होता है, nh/2π। और दोनों का अपनों ने भाग दे दिया था, तो वेग का मान आ गया था, m से m कैंसिल हो गया था, v से v कैंसिल हो गया था, एक v, तो r से r कैंसिल हो गया। तो v का सूत्र बचा था वो क्या था कि v बराबर kZe², तो यहाँ बच गया, और अपॉन nh/2π ऊपर आ जाएगा। तो v बराबर kZ²/nh/2π। तो v बराबर है, देखो z k का मान सीजीएस पत्ती में 1 होता है, तो क्या आ गया, z/n को बाहर रख लो क्योंकि बदलने वाली राशियां हैं, z/n × 2π e²/h। और 2π e²/h का मान क्या होता है, v बराबर है, दोबारा लिख देता हूं मैं, z/n × 2π e²/h है। और इनके मान रखने पर v का मान क्या आएगा, z/n × 2.188 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि नील्स बोर की पहली उदाहरणा क्या थी, mv² बराबर kZe²/r। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, MTR कर लेना है। दूसरी उदाहरणा क्या थी, mvr बराबर nh/2π। mvr बराबर nh/2π, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनका कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। और ये पहली उदाहरणा ये थी कि m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से चक्कर लगाता है, बाहर की तरफ क्या लगता है, mv²/r पर लगता है, अंदर की तरफ क्या लगता है, kZe²/r² पर लगता है, और ये बराबर होते हैं। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या गया, kZe²/r बराबर क्या हो गया, mv²। तो यही है कि mv² बराबर kZe²/r। तो ये पहली उदाहरणा है। दूसरी mvr बराबर nh/2π। तो ये दोनों उदाहरणों को आप याद कर लो। और अपनों ने क्या किया है, पहली उदाहरणा बटे दूसरी उदाहरणा किया है, यानी पहली में दूसरी का भाग दे दिया तो वेग का मान आ गया। और वेग से पता चला कि v बराबर क्या है, z/n है इंटू 2.188, ये तो नियतांक है, यानी कि v समानुपाती क्या है, z/n है। हाइड्रोजन के लिए बात कर दें तो v समानुपाती 1/n है, यानी कि z तो प्रत्येक के लिए नियत रहेगा। जैसे मान लो ये नाभिक है, ये कोई कक्षा है, जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है तो v समानुपाती क्या है, 1/n है। जैसे जैसे n बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, कम होगा। यानी कि मान लो यहाँ v1 वेग से कोई घूम रहा है, यहाँ पर v2 वेग से कोई घूम रहा है, तो v1 का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा v2 से, क्योंकि यहाँ पर n का मान क्या है,
कम है, और यहाँ पर n का मान क्या है, ज़्यादा है। n बढ़ेगा तो वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अपने इससे कह सकते हैं कि नाभिक के नज़दीक इलेक्ट्रॉन तो बहुत तेज़ी से घूमता है, लेकिन नाभिक से दूर जाते ही इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मट्ठा पड़ जाता है, यानी धीरे धीरे घूमता है, आलसी बन जाता है।